Hi everyone, very good morning, all of you. Dear all guys, I am Shahbaz Akhtar, working as a lecturer in Department of Civil Engineering in Satyam International Institute of Technology, Gaurichak, Patna 7. Dear all guys, my YouTube channel Civil Engineering Group will kindly subscribe them for latest video notifications. Dear students, this video is very helpful who are preparing for semester examination of Polytechnic under State Board of Technical Education Bihar. So kindly subscribe them. Dear student, in this current lecture we covered the last module of unit 2 which I was left. Let's start the video. The first topic of last module is relation between modulus of elasticity and bulk modulus. This student, the relation between modulus of elasticity and bulk modulus, which I was already covered in last lecture by proof, but in this current lecture simply we see the what is the relation between E and K. This student, you all know that Young's modulus is denoted by capital E and bulk modulus is denoted by capital K, which I was already covered in last lecture. So the relation between E and K is E is equal to 3K 1 minus 2 mu, or E is equal to 3K 1 minus 2 by m, where mu is equal to 1 by m. E is nothing but Young's modulus and K is nothing but bulk modulus. This student, आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि रिलेशन बिटवीन ई एंड क्या होता है, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसका प्रूफ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि जब हम क्लास कर रहे थे उस वक्त हम लोग इसका प्रूफ भी देख चुके हैं। बट अभी हम इसका जो एब्रिवेटेड फॉर्म है, क्या रिलेशंस होता है, उसको आप याद रखिएगा। ई इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू और ई इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 बाई एम, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 बाई एम होता है। इसका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं, बस अभी सिंपली रिलेशनशिप इसका देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप था इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए सारे का क्या क्या नोटिफिकेशंस है, जहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, के बल्क मॉडुलस है, और म्यू इक्वल टू 1 बाई एम, जिसको पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बाई व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। और ई के बारे में भी मैंने बताया था, ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो होता है। और के क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, जो क्या होता है, रेशियो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम सिर्फ इसके बीच में रिलेशंस को देख रहे हैं, है ना। तो आप एक रिलेशन याद रखिएगा, ई इजकल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, या ई बराबर 3K 1 माइनस 2 बाई एम, जहाँ पे म्यू इजकल टू 1 बाई एम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस G। नेक्स्ट रिलेशन था हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G है, इस दोनों के बीच क्या रिलेशंस है। तो E इज इक्वल टू होता है 2G 1 प्लस म्यू, जहाँ पे G क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और E क्या है, बल्क मॉडुलस है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, आप लोग जानते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस जहाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये स्ट्रेन होता है ना। और देखिए यहाँ पे, और जो हमारा G होता है यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, वो क्या होता है, शियर मॉडुलस बाई शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन क्या होता है,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जिसको हम लोग जी से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं सी से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं एन से भी डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जी से भी करते हैं, एन से भी करते हैं और सी से भी करते हैं। तीनों चीज़ से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जी से डिनोट किया है। तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू होता है 2g1 + म्यू। क्या होता है, ई बराबर 2g1 + म्यू, और 2g1 + म्यू, म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इजकल टू 1/m भी हम लोग लिखते हैं, है ना। पॉइजन रेशियो को म्यू बराबर 1/m भी लिखते हैं हम लोग, है ना। तो ई बराबर 2g1 + म्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट, हम सिंपली एक दूसरे के रिलेशंस को बता रहे हैं, पूर्व हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे, जहाँ पे ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है और जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। ठीक है, याद रखिएगा ई और जी में रिलेशन है, ई बराबर 2g1 + म्यू या 2g1 + 1/m। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉडुलस के। मतलब अब यहाँ पे हम उस तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। पहले हम लोगों ने देखा था कि ई और के में क्या रिलेशन है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ई और जी में क्या रिलेशन है, मतलब यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन था, और यंग्स मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस में क्या रिलेशन था, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में। अब हम देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, जिसको हम लोग थ्री मॉड्यूली भी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये थ्री मॉडुलस है जिसका हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में यूज़ करते हैं। वो तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इस टॉपिक में हम ये भी देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होता है ई और जी में होता है, क्या होता है, ई इज इक्वल टू 2g1 + म्यू। ठीक है, उसका चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और एक और रिलेशन हम सभी जानते हैं, वो रिलेशन होता है ई इक्वल टू 3k1 - 2म्यू। ई और के बीच में, ई और के बीच में क्या होता है, ई इक्वल टू 3k1 - 2म्यू। अब देखिए फ्रॉम वन देखिए ई इज इक्वल टू होता है 2g1 + म्यू होता है, ई बराबर, तो यहाँ से हम लोग जी बराबर 1 + म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बटा 2g। 1 + म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e/2g। देखिए यहाँ पे 1 + म्यू इक्वल टू e/2g हो गया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं e/2g - 1। ठीक है, अब जो सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू को हम लोग, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ म्यू। अब म्यू का जो वैल्यू है, हम इससे पहले वाला जो रिलेशन था 3k1 - 2म्यू में क्या पुट कर देंगे, ई बराबर होता है ना 3k1 - 2म्यू, है ना। तो ई इक्वल टू 3k1 - 2म्यू है, जहाँ पे म्यू का वैल्यू e/2g है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3k1 - 2, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, पुट कर दिए। पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा एक रिलेशन क्या होगा, इस दोनों के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, उसको हम लोग नोट करेंगे, है ना। चलिए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3k3 - e/g, यानी 3k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन जाएगा e/g = 3k 3g - e। इसको हम लोग रिजॉल्व करते चलेंगे फाइनल रिलेशन की ओर में। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम, ऊपर वाले जो पार्ट था उसको सॉल्व करेंगे तो e/g = 9kg - 3ke आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। तो e/g + 3ke बराबर 9kg, और यहाँ से e कॉमन ले लेंगे हम लोग। e कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक रिलेशन नीचे में आएगा, जो रिलेशन होगा उस तीनों मॉडुलस के बीच में। देखिए यहाँ पे e इक्वल टू क्या हो गया, e इक्वल टू 9kg / 3k + g। इस तीनों के बीच में रिलेशन है, e बराबर 9kg / 3k + g। ठीक है, तो अभी तक हम लोग तीन रिलेशनशिप देखें। पहले हम लोगों ने देखा कि ई और के एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ना। सॉरी, पहले हम लोगों ने देखा कि ई और के एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, जो हमारा ई था और के था एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ई और जी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और हम लास्ट में हम लोगों ने देखा कि ई, के और जी तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ना। तो तीन रिलेशन याद रखिएगा आप, ई इक्वल टू 3k1 - 2म्यू जो ई और के बीच में है,
ई और जी के बीच में ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। ई इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी, इस तीनों के बीच में रिलेशन है। डियर स्टूडेंट, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि आप 3 मॉडुलस को डिटरमाइन कीजिए। आपका ई का वैल्यू गिवन रहेगा या ई आपको निकालना रहेगा, ई निकाल करके आपका 2 अननोन जो मॉडुलस है उसको डिटरमाइन करना रहेगा, है ना। डियर स्टूडेंट, जो मॉडुलस होता है मैकेनिक्स स्ट्रक्चर में या सॉलिड में, ये 3 टाइप का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस तीनों के बीच में रिलेशनशिप हमें जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे पड़ता है और इसे हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। इसको एक एग्जांपल से हम लोग अभी देखते हैं। देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए इफ़ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज़ 125 गीगा पास्कल। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, किसी भी मटेरियल का दिया हुआ है 125 गीगा पास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो 0.25 और पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.25। तो पूछ रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको यंग्स मॉडुलस यानी ई का वैल्यू दिया हुआ है 125 गीगा पास्कल और म्यू, जिसको हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, ये कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, यानी कि जी क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ई और जी में कंपैरिजन करेंगे, ई और जी। अब हम ये फार्मूला देखेंगे कि ई और जी दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले देखा था कि जो फार्मूला होता है ई और जी के बीच में रिलेशंस क्या होता है, ई बराबर 2g1 प्लस म्यू। इस फार्मूला को सिंपली हम रखेंगे और ई का जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और म्यू का वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से जी का वैल्यू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए ना, आप इसका कहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है कि आपको ई पता है और जी आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुए थे उसमें ई और के बीच रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए पूछा भी गया था, जिसको मैंने क्लास में करा दिया था ऑलरेडी, है ना। तो आपको डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन किया गया है क्लास में उसको भी देखें और जो जो फार्मूला बताया जा रहा है उसको आप मेमोराइज करते चलें, उसको आप लिखते हुए चलें, है ना, ताकि आपका जो क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली उस फार्मूला को यूटिलाइज कर सकें, है ना। तो चलिए ई बराबर 2g1 प्लस म्यू। तो चलिए जो हमारा जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं ताकि हमारा जी का जो वैल्यू है हम लोग क्या कर सके, यहाँ से डिटरमाइन कर सके। तो चलिए हम लोग आके देखते हैं इसको, है ना। तो जो हमारा वैल्यू था सबको क्या किया, हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए। जो क्वेश्चन में हमारा वैल्यू दिया गया था, ई का वैल्यू 125 गीगा पास्कल था और 2g तो कांस्टेंट है, 1 प्लस म्यू, मी का वैल्यू 0.25 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को पुट किए और जी का वैल्यू क्या किए, यहाँ पे डिटरमाइन कर लिए 50 गीगा पास्कल। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में ई दिया हुआ था और हम यहाँ से क्या कर लिए, जी का वैल्यू क्या किए, निकाल लिए, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारा कितना आ गया, 50 गीगा पास्कल हो गया। मतलब ये एक हम सिंपल एग्जाम्पल से आपको दिखाए हैं। ये क्वेश्चन और तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई बॉडी है उसमें फोर्स इतना आ रहा है, उसका ये दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा और बल्क मॉडुलस कितना होगा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, है ना। मतलब आपके क्वेश्चन में एक निकालना रहेगा और बोलेगा कि दो अन्य मॉडुली क्या है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अन्य मॉडुली क्या है ई के अलावा, तो अन्य मॉडुली कौन कौन से होंगे, के होंगे और कौन होंगे, जी होंगे, ठीक है। ये आपको के निकालने के लिए दे दिया है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जी और ई का वैल्यू क्या होगा। डियर स्टूडेंट, आप ये मेमोराइज कर लीजिएगा कि मॉडुली मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे मॉस में जनरली जो होता है 3 टाइप, जनरली नहीं पूछा भी जाएगा, 3 टाइप के बल्क मॉडुलस, 3 टाइप के मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड व्हाट, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए हम कैसे यहाँ से रिलेशन को ड्राइव किए हैं और कैसे हम क्वेश्चन को बनाए हैं, है ना। आपको समझना है इस क्वेश्चन को। अब इस टाइप का क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में और ट्विस्टिंग किया जा सकता है। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के इस दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मैंने बताया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे एक और टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 10⁻5 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। पूछा जा रहा है इफ पॉइजन्स रेशियो 0.35 और पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 2 मॉड्यूली। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस यानी कि ई का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है
और म्यू का वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ अदर टू मॉड्यूली क्या होगा। तो जब भी आपका नहीं लिखा हुआ है कि आप के और जी निकालिए, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अदर टू मॉड्यूली कौन है। जब ई दिया हुआ है तो अदर टू मॉड्यूली कौन हो जाएगा, के और जी। ठीक है, अगर के दिया रहता तो फिर अदर टू मॉड्यूली पूछता, तो क्या समझते हैं आप, ई और जी, मतलब जो दिया हुआ है उसके अलावा दो अदर निकालना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, म्यू भी गिवन है। अब सबसे पहले हम के का वैल्यू निकाल लेंगे या पहले जी का वैल्यू निकालेंगे, जो भी आपको पहले निकालना है आप निकाल सकते हैं, है ना। दो अदर मॉड्यूल आपको निकालना है, के निकालना है और जी निकालना है। आप जैसे भी निकालना चाहते हैं उसको आप निकालिए वहाँ पे, है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। चलिए पहले हम जी के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको ई पता है और जी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ई पता है आपको और जी निकालना है, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है जो उसको डिपिक्ट करता है ना, कौन सा रिलेशन है। तो हम जानते हैं ई और जी में क्या रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, जहाँ पे ई यंग्स मॉडुलस है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है 1 प्लस म्यू, और म्यू क्या है यहाँ पे, पॉइजंस रेशियो है। तो ई का वैल्यू गिवन है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो भी गिवन है क्वेश्चन में। और 2g और 1 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू 0.3 गिवन है। यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट करके जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जी के वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो वैल्यू आया है हमारा 3.84 × 10⁵ किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, नियर अबाउट 4 × 10⁵ किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए कैसे ई वैल्यू दिया हुआ है और जी, सिंपल है, ई दिया हुआ है और जी निकालना है, तो ई और जी के बीच के रिलेशनशिप को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, है ना। अब जी निकल गया, एक मॉडल निकल गया, अब दूसरा मॉडल निकालेंगे, क्या बच गया, ई दिया हुआ क्वेश्चन में जी निकल गया, तो और क्या बच गया हमारा, के बच गया, तो के की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सारे रिलेशंस को हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चंस में यूटिलाइज किए हैं, ताकि सारे रिलेशन का यूटिलाइजेशन क्या है हमको बिल्कुल पता हो जाए, है ना, अच्छे से। देखिए अब आपको यहाँ पे ई और जी की वैल्यू पता चल चुका है ना, ई और जी यानी यंग्स मॉडुलस और रे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आपको क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। आप क्या कीजिए, उस तीनों के बीच कौन रिलेशन है आप यहाँ पे डिप्ट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि ई, के और जी, पहले हम लोग प्रूव भी किए थे अभी इससे पहले कि ई और के जी कैसे एक दूसरे तीसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ई और के जी में क्या रिलेशन है, तो हम लोग ने देखा था कि ई इज इक्वल टू होता है फाइनल रिलेशन 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। आप इसको याद कर लीजिए, ई इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। तो आपको ई का वैल्यू पता है और जी का वैल्यू पता है ना, ई पता है और जी पता है। तो अब क्या कर सकते हैं कि आसानी से निकाल सकते हैं। तीन इंटररिलेटेड टर्म है जहाँ पे दो नॉन है, तो एक अननोन टर्म हम आसानी से क्या करेंगे निकाल लेंगे, सारे का वैल्यू पुट कर देंगे। के दिए, के निकालना है हमको, जी का वैल्यू पुट कर दिए 3k और प्लस जी का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, आप आसानी से इसको सॉल्व करके अपना मैथमेटिकल उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। बस हम ये बताना चाहते थे कि कैसे रिलेशनशिप होता है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ सिंपल रिलेशनशिप से बताया है, ये क्वेश्चन और ट्विस्ट कर सकता है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है कि कोई भी बॉडी है उस पर इतना फोर्स आ रहा है, तो पहले यंग्स मॉडुलस निकालें, तो पहले आपको यंग्स मॉडुलस निकालना पड़ेगा उस पूरे इक्वेशन से, उस पूरे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये निकालना पड़ेगा। फिर सिंपली रिलेशनशिप लगा करके आप वहाँ पे जी और के का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था मैंने वो उसको पुट किया और पुट करके सिंपली सॉल्व किया है हम लोगों ने, है ना। आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इसको। देखिए सॉल्व करने के बाद में जो के का वैल्यू आया है, वो के का वैल्यू नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से बस कुछ नहीं है, मैंने आपको सिर्फ रिलेशन बता दिया कि ई जी क्या में कैसे रिलेटेड है, और उसमें दो नॉन वैल्यू को पुट कर दिए तो तीसरा नॉन वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बहुत समझना बहुत भारी बात नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, है ना। अब भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे के का वैल्यू सिंपली हम लोगों ने डिटरमाइन किया, तो के का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गया है 7 × 10⁶ किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा के निकल गया। तो देखिए इस रिलेशन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पहले ई दिया हुआ था और हमें दो अदर टू मॉड्यूली निकालना था। तो ई दिया हुआ था तो दो अदर मॉड्यूली कौन है, जी और के। तो जी और के की वैल्यू हम लोग क्या किए, हम लोग डिटरमाइन कर लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अगर एक चीज़ निकालना है और दूसरा तीसरा चीज़ में निकालना है, तीन कांस्टेंट निकालना है, तो उसको निकाल सकते हैं। आप याद रखिएगा कि जो मॉडुलस जो होता है
मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में 3 होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और सारे के बारे में हम लोगों ने लेक्चर्स में देख चुका है कि कैसे क्या कैसे होता है और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस ये एक लेक्चर्स मैंने बनाया था ताकि अब तीनों के बीच रिलेशंस को दिखा पाऊँ और तीनों में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको मैं दिखा पाऊँ, है ना। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर्स। चलिए एक न्यू टॉपिक हम देखते हैं। न्यू टॉपिक्स क्या है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपको जानना ज़रूरी है टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशंस में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आपके मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में जानना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं लेक्चर्स डील करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भी जो भी स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है, तो ये एक नया टर्म है टेम्परेचर स्ट्रेस। तो टेम्परेचर स्ट्रेस क्यों इंड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, तो डियर स्टूडेंट मैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में बता रहा हूँ आपको कि जैसे कोई भी बॉडी है या कोई भी मटेरियल्स है, तो जैसे वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में क्या होता है, वहाँ पे एक्सपेंसन होता है। क्या होता है, एक्सपेंड होगा। मान लीजिए कि कहीं का टेम्परेचर, जैसे कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है, इस टाइप से कोई भी बॉडी है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है ये बॉडी, है ना, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे फ्रीली है, मतलब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बॉडी में, कोई भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंड में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा ना, फ्रीली एक्सपैंड होगा। क्या होगा, फ्रीली एक्सपैंड होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री है, आसानी से ये क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ नहीं है जो इसको क्या करे, रोक पाए, बैरिकेड कर पाए। तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस तभी डेवलप होगा। अब देखिए एक और कंडीशन हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, ये बॉडी है। अब यहाँ पे इस बॉडी को क्या किया गया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, यहाँ पे भी क्या कर दिया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया है बॉडी को, है ना। तो अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट कि अब इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या करें, टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो ये एक्सपैंड होना चाहेगा, ये एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन जो आपका फिक्स पोर्शन है वो भी चाहेगा कि आपको इधर से रोके, रोके रुकेगा ना इधर से। तो मान लीजिए रुकेगा तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड होगा, यानी बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे फिक्स है तो उधर से भी तो फोर्स लगाएगा। तो याद रखिएगा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे एक्सपेंशन होगा, लेकिन जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, है ना। मतलब एक्सपैंड होगा, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा, कॉम्प्रेसिव लगेगा। उसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी बॉडी में टेम्परेचर घटता है, रिड्यूस होता है, टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बॉडी क्या करेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा इसको, मतलब वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि +20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, 20 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए इस केसेस में क्या होगा कि +20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बॉडी है वो भी एक्सपैंड होगा, बॉडी एक्सपैंड होगा, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव आएगा। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो -5 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो फिक्स पार्ट है, फिक्स वाला पार्ट जो किनारे का है, उसको क्या करना चाहेगा, उसको रोकना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, याद रखिएगा। और जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस है तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी बॉडी यहाँ पे है, फिक्स है, तभी। अगर फ्रीली है तो फ्रीली के केस में कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होगा, नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आपको समझना जरूरी था। टेम्परेचर स्ट्रेस तभी डेवलप होता है जब दो बॉडी क्या होगा, दोनों साइड में फिक्स होगा, मतलब उसको जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी हमारा दूसरे साइड में क्या होगा, रहेगा, कोई फिक्स कोई भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे फ्रीली है, तो यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो एक्सपैंड हो सकता है ना, अब इसको कोई रोकने वाला है नहीं, तो स्ट्रेस क्या आएगा,
है ना। तो हमेशा जब दोनों साइड में फिक्स रहे, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को कोई भी चीज़ वहाँ पे रहे, कोई भी रिएक्शंस रहे, तभी वहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था इस टेम्परेचर स्ट्रेसेस का, है ना। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेस जो आएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकना चाहेगा ना ये बॉडी इधर की ओर में, ये तो एक्सपैंड होना चाहेगा लेकिन इधर से रोकना चाहेगा, तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। उसके जस्ट रिवर्स में समझिए, अगर माइनस टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये घट रहा है, तो घटेगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, लेकिन बॉडी इसको क्या करेगी, ये जो फिक्स पार्ट है उसको खींचना चाहेगा, मतलब वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम डेफिनेशन से देख लेते हैं कि क्या होता है टेम्परेचर स्ट्रेस। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप डेफिनेशन एक बार देख लें, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा सब कि क्या क्या लिखा हुआ है इस टर्म में, और आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेचुरल डिफॉर्मेशन, और फ्री डिफॉर्मेशन, है ना। तो देखिए, वेन एवर अ बॉडी इज हीटेड it expand, and on cooling it contract, hence the expansion of body due to rise in temperature and contraction of body due to fall in temperature is called as a natural deformation or free deformation। देखिए, जब कोई भी बॉडी है, जब उसको हम हीट करते हैं तो एक्सपैंड होगा, और जब हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसको हम लोग फ्री डिफॉर्मेशन कहते हैं, है ना, नेचुरल डिफॉर्मेशन। कोई नेचुरल फैनोमेना है कि जब आप किसी भी बॉडी को आप गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी में, तो क्या होगा, एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा। अब जब आप किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, वहाँ पे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है ना। इसको नेचुरल डिफॉर्मेशन और फ्री डिफॉर्मेशन कहते हैं। इस केसेस में हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं डेवलप करेगा, क्योंकि जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो सेकेंड साइड है, वहाँ पे फ्री है ना। तो टेम्परेचर स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब किसी भी बॉडी में, जब हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अदर साइड को, तब जाकर क्या होता है, किसी भी बॉडी में टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे, जैसे ये बॉडी जो है हमारा, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है यहाँ पे देखिए, ये फ्रीली एक्सपैंड है। यहाँ पे कोई प्रिवेंशन नहीं किया गया है ना। यहाँ पे कोई प्रिवेंशन नहीं, मतलब इधर साइड में क्या किया गया, फिक्स नहीं है। अब मान लीजिए इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रॉड लेंथ एल है, तो अब इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये सिंपली यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर से कोई यहाँ पे प्रिवेंटिव नहीं है, कोई यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, फ्रीली एक्सपैंड होगा। तो जब फ्रीली एक्सपैंड होगा तो इसमें स्ट्रेस कहाँ से आएगा, स्ट्रेस तभी आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रिवेंशन होगा, जब यहाँ पे कोई भी रोकने वाला इंड पार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं आएगा, सिर्फ फ्रीली एक्सपैंड होगा। ये एक्सपेंशन कितना होगा, ये एक्सपेंशन होता है एल इंटू अल्फा इंटू टी, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द बार है ना, लेंथ ऑफ द बार या मटेरियल्स, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब किसी भी जो मटेरियल है उसको हिट करते हैं उसका लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा, और टी टेम्परेचर है ना, कितना टेम्परेचर पे उसको क्या किया गया है, हिट किया गया है। चलिए, मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे, जहाँ पे एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ, एल क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी और मिडल बार, है ना। एल क्या है, लेंथ ऑफ बॉडी और मिडल बार, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, टी राइज और फॉल इन
टेम्परेचर। ये टी क्या है, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, मतलब कितना राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं आएगा, वो नेचुरल डिफॉर्मेशन था। अब देखिए अगला जो केस है यहाँ पे अब देखिए ये जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये टेम्परेचर स्ट्रेस का केस है ना। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है यहाँ पे रिजिडली फिक्स किया गया है, यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है। अब देखिए अब इसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये एक्सपैंड करना चाहेगा, ये ऐसे एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे यह फिक्स क्या है, ये एंड फिक्स है। तो जब फिक्स है तो जैसे ही एक्सपैंड करना चाहेगा तो ये भी चाहेगा कि हम इधर से क्या करें, फोर्स को लगाएं। ये जो बॉडी है, ये जो फिक्स पार्ट है, ये भी तो इधर से फोर्स लगाना चाहेगा, तो ये बॉडी एक्सपैंड होगा लेकिन ये फोर्स इधर से लगाएगा। तो फोर्स इधर से लगाएगा तो स्ट्रेस कौन सा डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग तो एक्सपेंशन होगा, और वहाँ पे जो टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, नेचर उसका कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है। इन जस्ट अपोजिट सेंस अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा इस तरीके से, यहाँ पे सिकुड़ना चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो फिक्स वाला पार्ट है इधर की वजह से खींचना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। अब याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा कॉम्प्रेसिव, टेम्परेचर घटाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्ट्रेस डेवलप होगा टेंसाइल, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू होता है ई अल्फा इंटू टी। क्या होता है, ई अल्फा इंटू टी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा इंटू टी। और टेम्परेचर स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू टी होता है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्मा बराबर ई इंटू अल्फा इंटू टी और ई इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ये था आपका टेम्परेचर स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेन। अब देखिए फोर्स निकालना है, इजी है, आपको स्ट्रेस पता है, आप उसकी क्रॉस सेक्शन उसका जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, फोर्स का जो वैल्यू है वो आपका निकल जाएगा। देखिए टेम्परेचर स्ट्रेस इंटू एरिया, यहाँ से टेम्परेचर फोर्स ई अल्फा इंटू टी इंटू ए से निकल जाएगा, है ना। जहाँ पे ए लेंथ ऑफ ए बॉडी और बार है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन, जो भी आपका बॉडी है उसमें जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कितना लिनियर एक्सपेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। टी टेम्परेचर राइज और फॉल है कि टेम्परेचर में बॉडी में आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जो भी है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ए है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। तो ये सब टर्म है, इसको आप इसको देख लें एक बार, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, इस नोट को समझना है। इस नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए आप, नो टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डेवलप्ड इफ देयर इज ए फ्री डिफॉर्मेशन और नेचुरल डिफॉर्मेशन। अगर किसी भी बॉडी में फ्री डिफॉर्मेशन है, मतलब मान लीजिए कि ये बॉडी है, मैंने बार बार बता रहा हूँ इसको कि देखिए कोई भी बॉडी है यहाँ पे फिक्स है ना, और यहाँ पे क्या है, फ्री है, तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। टेम्परेचर स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब यहाँ पे कोई क्या है, फिक्स पार्ट रहेगा, मतलब इस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी यहाँ पे फिक्स पार्ट रहेगा, तभी जाकर वहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। इसको हम लोग अभी एक क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को, टेम्परेचर स्ट्रेस के क्वेश्चन को डील करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम इस जो टेम्परेचर स्ट्रेस का क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।